साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इसकी 2 सीरीज़ अभी तक देखी है, चैप्टर 3 की। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि किस शासक के अधीन जो है वो गुलामों की क्या स्थिति थी। तो बेटों से बढ़कर गुलाम की स्थिति समझी जाती थी और कहा जाता है, लेकिन गुलाम में एक बड़ी खासियत अगर थी कि गुलाम अनुभवी, बुद्धिमान और सब कुछ होता था। तो गुलाम को जो है संतान से ज़्यादा पाल पोस कर बड़ा किया जाता था। तो उसी के विषय में जो है तुगलक और खिलजी के शासनकाल में जो इसके लिए बंदगांव शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, निम्न वर्ग के लोग भी उच्च वर्ग के राजनीतिक पद पर बैठते थे। तो और ये पूछेगा कि गुलाम होने के नकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़े दिल्ली सल्तनत पर। तो सबसे पहला प्रभाव यही देखिएगा कि नीचे वर्ग के जो लोग हैं वो उच्च पद पर जाने के कारण जो है उच्च कुल के सरदार जो तुर्क और अपने आप को उच्च कुल के मानते थे, उन्होंने क्या किया था कि उसका विरोध किया था। इसी के कारण बलबर ने जो है 40 सरदारों का शासन भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे जो देखिएगा कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन की यहाँ बात हो रही है। और ये एक बात होती थी। दूसरा क्या था, निचले खानदान से होने के कारण उन्हें बराबरी नहीं मिल पाता। तीसरा था कि ये जो थे एडमिनिस्ट्रेशन का इनको अनुभव नहीं होता था और ये मतलब सीधे तौर पर चले आते थे, तो इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं होती थी। तीसरा क्या है कि गुलाम जो खरीदते थे उनके प्रति वो वफादार रहते थे। उनके जो फिर सक्सेसर कोई अगर आगे राजा बने तो उनके प्रति उनकी वफादारी नहीं थी। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज थे। ठीक है, अब दिया गया है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधीन अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कल्लाल यानी शराब बनाने वाले, बेचने वाले, और इसमें सबसे ये देखिए कि हर तरह के लोग इसमें शामिल थे। एक शराब बनाने वाला यानी मदारी पासी टाइप के जो लोग हैं वो, फिरोज हज्जाम नाई टाइप के लोग, ठीक है, और मनका तब्बाक जो था वो बावर्ची था। लड्ढा और पीरा नामक मालियों को भी उच्च प्रशासनिक पद पर बिठा गया था। 14वीं सदी के मध्य में इतिहासकार बर्नी ने इसकी नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेश का नाश और शासन करने के लिए अक्षमता के उदाहरण के रूप में देते हैं। तो अगर ये पूछिएगा कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक का जो है नकारात्मक पक्ष क्या था, तो कहीं ना कहीं ये भी उसका नकारात्मक पक्ष में गिना जरूर जाएगा। ठीक है, और बर्नी इसकी आलोचना भी करता है। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारी के रूप में नियुक्त किया। पहले ये इक्ता कहलाते थे। ये पूछा जाएगा कि इक्ता क्या था, तो ये याद रखना है कि इक्ता जो था ये क्या था कि सरदारों और सुल्तान के अधीन जितने भी सूबेदार थे उनके लिए जो छोटे छोटे आकार के ग्रामीण क्षेत्र दिए जाते थे उनका राजस्व वसूलने के लिए, तो वही क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी जो है ये क्या कहलाते थे, इक्तेदार, या अलग शब्दों में उसे मुफ्ती भी कहा जाता था। इक्तेदार और मुफ्ती में कोई अंतर नहीं है। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्ते में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। एक तरह से यह उसका प्रधान होता था। ठीक है, अपनी सैनिक सेवाओं और वेतन के बदले मुफ्ती अपने इलाके के राजस्व वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपनी सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यही था कि उनका पद जो है वंश परंपरा के अनुसार नहीं होता था। ये पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सल्तनत काल में क्या इक्तेदार जो है वंश परंपरा से आते थे, तो ऐसा नहीं था। थोड़े थोड़े समय के लिए चुने जाते थे। या और क्या किया जाता था, दूसरा चीज़ जो अभी के अवसर में है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, एक क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। एमबीटी और अलाउद्दीन दोनों ने इस नियमों का पालन करवाया था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेख अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित ही कर वसूल सके और तय संख्या में सैनिक रख सके थे। ये दोनों चीज़ जो है, एक फिक्स अमाउंट और तय बल सैनिकों की संख्या जो है, ये किसके समय की विशेषता रही, ये खिलजी और तुगलक के समय की विशेषता रही, एमबीटी के समय की विशेषता रही। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले गए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीरों को, जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। तो ये ध्यान रखना है, ये प्लस पॉइंट एक बात है कि दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में भी अपने अधिकार क्षेत्र में लेने लगे। ठीक है,
और उन्होंने भूमि स्वामी, सामंतों और अमीरों के जमींदार को अपनी सत्ता के आगे झुकाने पर बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य राज्य नियंत्रण में ले लिया। पूछा जाएगा कि राज्य द्वारा भू राजस्व की वसूली को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना ये किसके शासनकाल की विशेषता थी? खिलजी के शासनकाल की विशेषता थी। स्थानीय सामंतों से कर लगने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासन ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। वो अच्छी तरह से जानता था खिलजी कि अगर हमको बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनानी है तो भू राजस्व का जो है संपूर्ण चीज़ हमको देखना होगा, ताकि उपज सही सही आ सके। और ज़मीन का सही हिसाब रखने से क्या होगा कि हर तरह के सकारात्मक चीज़ होते जाएंगे। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व निर्धारण और वसूली के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब जो है यही सभी जितना भी इक़्तिदार या आप कहिएगा कि मुफ्ती थे, ये सब क्या हो गए? अब ये सिद्ध हो गया कि राज्य जो है, राज्य के अधीन ये लोग एक नौकर की तरह नौकरी पेशा होने लगे। ठीक है, उस समय 3 तरह के कर वसूले जाने लगे। तो अब ये पूछिएगा कि मुफ्ती से जब भू राजस्व का अधिकार ले लिया गया तो उसके स्थान पर फिर नया कर जनरेट किया गया होगा। तो कर में क्या किया गया कि कर में कृषि पर जो है खराज लगाया गया। किसी पर क्या लगाया गया? खराज लगाया गया। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके स्थान पर एक खराज जो था ये 50% कर दिया गया। इसके अलावा मवेशियों पर, घरों पर भी कर लगाया गया। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तान के अधिकार से बाहर था। ये पूछिएगा कि क्या दिल्ली सल्तनत के अधीन भारतीय उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्र आते थे या अधिकांश क्षेत्र आते थे? तो ऐसा नहीं था। दिल्ली से बंगाल तक जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। पश्चिम से पूरब की ओर भी नियंत्रण काफ़ी कठिन था, क्योंकि दुर्गम रास्ता होने के कारण अगर छोटे छोटे क्षेत्रों को सैन्य बल के बेसिस पर जीत भी लिया जाता था तो बाद में ये स्वतंत्र हो जाते थे। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया और यहाँ के लोगों, यहाँ तक कि गंगा नदी के मैदानी इलाके में जंगल वाले क्षेत्र, अब झारखंड का इलाका भी देखिएगा तो यहाँ भी क्या हो गए थे? स्वतंत्र होना चालू हो गए थे, जिसमें बैठने में सुल्तान सेनाएं सक्षम नहीं थी क्योंकि बहुत दुर्गम रास्ते होते थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अधिकार तो जमा लेते थे, परंतु वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। तो भारत का जो बनावट ही ऐसा कुछ था कि आप हर क्षेत्र पर एक तरह के शासन नहीं कर सकते थे। ऐसा करने वाला जो है ये मौर्य और गुप्त के बाद ऐसा कोई केंद्रीय शक्ति नहीं हो पाया जो कोई सही ढंग से हर जगह शासन चला पाए। ठीक है, सरदार और किलेबंदी देखिए। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत के यात्री कौन आए थे? इब्न बतूता की और बतलाया है कि ये बतलाते हैं कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों से किले बनाकर रहते थे। कभी कभी बांस के झुरमुटों में, भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अन्य अलग अलग हिस्से में आपस में इस तरह गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था। तो कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे, इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार में घेरे में ही मवेशियों और फसल रहते थे। अंदर ही पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध होती थी, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना ही हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर पर तैयार किए गए औजारों और बांसों को काट डालते थे। तो ये याद रखना है कि ये पूरी विधि व्यवस्था बताई गई है कि किस तरह से जो है कोशिश किया गया कि जंगली एरिया में जो है अपना असर दिखाया जाए। ठीक है, तो बांस से ही सब कुछ बनाना, ऐसा बनाना जो ये फायर प्रूफ भी रहे और साथ साथ क्या रहे कि किले की प्राचीर के रूप में भी काम कर सके, मवेशी भी रहें, फसल भी रहें, ताकि वहाँ सर्वाइव करने का हर तरह से स्थिति अच्छा रहे। ठीक है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी ईरान से, जिसको ट्रांस ऑक्सियाना यानी अभी का जो उज्बेकिस्तान का एरिया है, ये पूछेगा कि 1219 ईस्वी के आसपास आधुनिक उज्बेकिस्तान को किस नाम से जाना जाता था? तो ये ट्रांस ऑक्सियाना, ये याद रखिएगा, ये बीपीएससी में हो सकता है सीधे तौर पर प्रश्न आ जाए। पर हमला किया, उसके बाद शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। ये पूछा जाएगा कि स्थायी सेना खड़ा करने का श्रेय जो है ये एमबीटी और खिलजी दोनों को जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब देखिए कि किस तरह से चुनौती का सामना करते हैं।
खिलजी और तुगलक के बीच देखिए डिफरेंस दिया हुआ है कि किस तरह से क्या होता था। दिल्ली पर 2 बार हमला हुआ, 1299 और 1300 में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और 1302 1299 और 1300 के आसपास, और 1302 से 3 के आसपास। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी कर दी थी। ये हो गया दूसरा। ये मंगोल से निपटने के लिए था, ये ध्यान रखना है। मोहम्मद तुगलक ने प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल की सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक ने को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सिसियाना पर आक्रमण की योजना बना ली थी और एक स्थायी सेना तैयार करने के लिए आक्रमण का कदम लिया। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। इसने भारत ही नहीं बल्कि कोशिश किया था कि उज्बेकिस्तान का जो एरिया है वहाँ उसको तबाह कर दिया जाए। दूसरा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन सिटी बनाया था। दिल्ली के बेस पे ही बोला गया था कि यमुना नदी के दक्षिण का जो इलाका है वहीं पर गैरिसन सिटी का निर्माण कराया गया था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली में 4 शहरों में सबसे पुराने दिल्ली यकुना के निवासियों से खाली करवा के वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। और इतना ज़्यादा ये परेशान था कि इसने क्या किया था कि दिल्ली से लोगों को खाली करवा के दौलताबाद बसवा दिया और दिल्ली को पूरा फोर्स से लैस कर दिया गया और पुराने शहरों के निवासी को दक्षिण में बनी दौलताबाद भेज दिया। ठीक है। दूसरा देखिए, ये बोलता भी जाता है कि इसका राजधानी हस्तांतरण जो है गलत फैसला था। दिल्ली सैनिकों के पेट भरने की समस्या को लेकर गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती पैदावार इकट्ठा किया और क्या कितना रख दिया, फसल का दर 50%। ठीक है। अब इसका देखिएगा, सैनिकों के खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा करना, सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्सेशन का सिस्टम ये भी लगाता है। ठीक है। लेकिन इसके समय में अकाल पड़ता है। ठीक है। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया, ये अच्छा बात है। ठीक है। और सामान इतना सस्ता रखा कि वो कम सैलरी में भी आसानी से ये लोग सर्वाइव कर पाते थे। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। उसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने कीमत नियंत्रण प्रणाली लागू की थी और अफसर बड़ी सावधानी से कीमत का सर्वेक्षण करते थे। जो व्यापारी को निश्चित दरों का उल्लंघन करने पर उन्हें सजा मिलती थी। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तुगलक क्या किया कि तुगलक ने नगद वेतन तो सैनिकों को दिया ही, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरफ टोकन और सांकेतिक मुद्रा चला। ये इसकी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हार थी। ठीक है। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोना चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। तो यही जो है सस्ती धातु का चलाना इसके लिए कारगर साबित नहीं हुआ। 14वीं शताब्दी के लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं किया। वे बड़े चतुर थे। उन्होंने अपने सोने चांदी के सिक्के को बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम टोकन मुद्राओं से ही चुकाते थे। सस्ती मुद्रा, जैसे ये कहिएगा कि इससे क्या हो गया कि मुद्रा जो है ये प्रयोग में नहीं आने लगी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। आपने सुना होगा कि कम जो है 10-20 के नोट ज़्यादा मार्केट में चलते हैं, लेकिन 500 के नोट जो है वो कम चलते हैं। सस्ता जो वो क्या है, महंगी मुद्रा है। ठीक है। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या करती है, बाहर कर देती है। ठीक है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम, ये याद रखिएगा, टोकन मुद्रा जो था, ये टोकन मुद्रा अक्सर सांकेतिक मुद्रा को ही टोकन मुद्रा कहा जाता था। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमत में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे से निकलने में जो है ये चीज़ उसका काफ़ी सफल भूमिका निभाया है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। तब उसने तुरान पर आक्रमण करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। ये जो बहुत बड़ी मिलिट्री बनाई थी, भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उससे कई परेशानियां पैदा हुई। दौलताबाद ले जाने के कारण जो है लोग उससे नाराज हुआ। करों में वृद्धि, गंगा यमुना दोआब क्रम बढ़ाने से भी जनता विचलित हो गई और मोहम्मद तुगलक को अंतर टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ी थी। ये सारा अभियान क्या रहा उसका, असफल रहा। इसको बार बार पढ़िएगा, सकता है इससे वन लाइनर प्रश्न बना करके दे। उन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत इतिहास में पहली बार किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने की अभी योजना बनाई थी। तो ये दोनों शासक का नाम आप सदैव याद रखिएगा। जहाँ खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, खिलजी डिफेंसिव था, तो वहीं क्या था कि तुगलक ऑफेंसिव था। वो सीधे जा कर के जो उज्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बनाता है, ये उसके मकसद को दिखाता है। मंगोलों के भी सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत देख लीजिए।
ठीक है। तालिका 1 तालिका 2 को तो देख ही लिया है। तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद लोदी वंश का राज रहा, जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। यानी ये सारे क्षेत्र जितने भी थे, भारत के जितने भी इलाके आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे जो भी एरिया आपको दिख रहे हैं, ये दक्षिण में दौलताबाद तक का एरिया जो है, ये सभी छोटे छोटे, ये मालवा का जो एरिया है, ये सभी स्वतंत्र होने लगे थे। ठीक है। भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी राजधानी समृद्ध, उनकी राजधानी समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासकों भी समूह के रूप में उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो कुछ शक्तिशाली थे। इनका शासनकाल बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहे थे। शेरशाह सूरी ने, ये देखिए शेरशाह सूरी का शासनकाल 40 से 45। ठीक है। बिहार में अपनी चर्चा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति कर ली कि मुगल सम्राट हुमायूं को 30-40, 1555-56 में चुनौती दी और परास्त कर दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं राजवंश की स्थापना की और सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक, यानी 40 से 55 तक शासन किया, लेकिन उसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। तो ये याद रखिएगा कि खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था की क्या विशेषता थी कि इसने इक़्तिदार से राजस्व वसूली का अधिकार छीन लिया था और ये सारी शक्ति केंद्र में निहित कर ली थी, और उसके जगह पर क्या लगाया था कि एक्स्ट्रा कर लगाए थे। कृषि कर के अलावा कर में बढ़ोतरी भी की और इक़्तिदार को अपने यहाँ क्या कर लिया, नौकरी के रूप में रख लिया। भूमि की पैमाइश की और भूमि का प्रकार भी निर्धारित किया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 3 श्रेणियों, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध हुआ। ये पूछेगा कि इन 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध की प्रणाली जो है, ये किस शताब्दी की देन है? 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में किस देश में हुआ था? फ्रांस में। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले और खेती करने वाले। ये तो जानते ही हैं। एक में पंडित आते थे, एक में पंडित और विद्वान आने लगे, दूसरे में युद्ध करने वाले क्षत्रिय आने लगे और तीसरे में खेती करने वाले कृषक और निम्न वर्ग आने लगे। तीनों वर्गों में समाज के इस प्रकार विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। ये देखिए मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है। लेकिन इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाने लगा। ठीक है। ये पूछा जाएगा नाइट क्या है, तो ये याद रखना है कि ईसाई के धर्म विभाजन में जो है योद्धाओं का एक नया समूह क्या कहलाया? नाइट कहलाया। ईसाई धर्म के एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार को इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित रहें, ये दोनों काम करें, और इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता था जिन्होंने जेरूसलम शहर पर कब्जा कर लिया था। तो ये तुर्कों का यहाँ आधिपत्य था, इसके लिए स्पेशली मेनली तैयार किया गया था। ठीक है। प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा जाने लगा। नाइट के अलावा अन्य सैनिक अभियान, नाइट के द्वारा जो सैनिक अभियान की एक चेन चली थी उसको क्या कहा गया? क्रूसेड यानी धर्मयुद्ध। पूछेगा कि क्रूसेड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धर्मयुद्ध। ईसाई तथा धर्म की सेवा करने के लिए भेजा गया। इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत को पूरी तरह से बदल दी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत तक, जर्मनी में उसने 1 सदी के बाद इन योद्धाओं को दिनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं शताब्दी तक तो कुलीन वर्गों लोगों ने भी नाइट कहलाने लगे। यानी धीरे धीरे जो है नाइटों की क्या हो गई थी, स्थिति अच्छी होने लगी थी। और भारत में भी देखे होंगे कि अंग्रेजों ने बहुतों को नाइट का नाम दिया था। ठीक है। चलिए, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं तो आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि जो भी डीड बना होगा उसके अनुसार चलेंगे और हम ये कोशिश करेंगे
कि राज्य से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे भूमि के अनुसार जो है हमें कर मिले। ठीक है, चलिए दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? तो ये तोमर शासक अनंगपाल का देन था। दिल्ली के बाद में अजमेर के शासकों ने भी इसे अपनी राजधानी बनाई थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो ये याद रखना है कि ये जो पूछा गया है बूझों के द्वारा प्रश्न कि अलाउद्दीन और मुगल शासक में अगर आप किसान रहेंगे तो क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए जिस प्रकार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या थी कि टैक्सेशन की नई सिस्टम अपनाई गई थी, लेकिन सिंचाई व्यवस्था अकाल आने के कारण सिंचाई व्यवस्था नहीं दृढ़ होने के कारण जो है वो स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन सुल्तान खिलजी के समय में सारी व्यवस्थाएं कराई गई थी और राज्य द्वारा राहत भी दिया जाता था कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। ठीक है, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित को ध्यान में रखना क्यों जरूरी था? तो ये तो फिक्स है कि अगर किसान का हित ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो सारी प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो जाएगी? लचर हो जाएगी और उपज नहीं होने से देश की समृद्धि रुक जाएगी। सल्तनत की भीतरी और पहाड़ी सीमाओं से आप क्या समझते हैं? तो आप जानते होंगे कि गैरीसन शहर का मॉडल है। गैरीसन शहर में फोर्टिफिकेशन किया जाता था यमुना नदी के क्षेत्र में और वहीं पर जंगल काटा गया और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र थे वे पहाड़ी क्षेत्र में आते थे। मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें इसके लिए सबसे पहले तो इसका पोस्ट वंशानुगत से हटा दिया गया। दूसरा उनका ट्रांसफ़र किया जाता था। तीसरा क्या किया गया था कि उनको टैक्स वसूली में केवल वसूलने का एक कर्मचारी मात्र रह गए थे खिलजी काल आते आते तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो मंगोल आक्रमण के कारण जो है दो प्रकार की नीति अपनाई गई। एक रक्षा प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दूसरी ऑफेंसिव प्रणाली जो है ये के एमबीटी के द्वारा अपनाई गई। एक स्थायी सेना का भाव आया भारत में। ठीक है, सेना के रखरखाव का भाव आया। सेना के रखरखाव के लिए जो है राजस्व में नए नए प्रकार के कर लगाए गए, बाजार व्यवस्था लाई गई, ये सब चीज़ था। ठीक है, चलिए आगे ये सब प्रश्न जो है इतने ज़्यादा दिल्ली सुल्तान जंगल क्यों कटवा दिए? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? तो ये सही बात है कि जंगल जो है आज भी वही लगभग लक्षण है जिसके कारण काटा जा रहा है, क्योंकि नए शहर बसेंगे तो उसके लिए पर्याप्त कृषि भूमि चाहिए, इसके लिए काटा जाता है, लेकिन अब तो बसाव के लिए काटा जा रहा है mainly। ठीक है, तो हम अगले चैप्टर में फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 360 कवरेज करवाया जाए ताकि आपके एग्जाम में फ़ायदा हो। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, प्लेलिस्ट में और भी सारे वीडियो हैं, इन्हें देखते रहिए और दीजिए हमको इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।